इटर्नल गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रुओचन को उसका सेक्रेड मार्क मिल जाता है। सेक्रेड मार्क मिलने के बाद रुओचन फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन को शुरू करता है। कल्टीवेशन का पहला स्टेप होता है अपने क्वी पूल को ओपन करना। अपने क्वी पूल को ओपन करने के बाद रुओचन को पता चलता है कि क्योंकि उसकी बॉडी वीक है इसीलिए उसका क्वी पूल का साइज एक अंडे के बराबर है। रुओचन खुद से कहता है इतने छोटे से क्वी पूल में तो जेन्युइन क्वी स्टोर नहीं होगी। अब रुओचन उस मैरो वॉशिंग लिक्विड को पीता है जो कि उसे क्वीन ने दिया होता है। उसे पीते हुए रुओचन कहता है जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे मेरा क्वी पूल का साइज भी इंक्रीज होगा। मुझे जिस मेरिडियंस फर्स्ट पे प्रैक्टिस करने पर कंसंट्रेट करना है। अब क्विंग एम्परर मिंग एम्प्रियन के एक दिव्य बुक से येलो रियलम के फर्स्ट लेवल को प्रैक्टिस करना शुरू करता है। उसे प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक होती है। रुओचन खुद से कहता है मुझे वॉशिंग मैरो एंड ब्रेकिंग आउट के चैनल स्टेज पर 3 महीने से पहले ही पहुंचना होगा। मैं आज रात को ही उस लेवल पे पहुंचकर एक रियल वॉरियर बन जाऊंगा। रुओचन अपनी पूरी मेहनत करता है लेकिन उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है फर्स्ट मेरिडियन रियलम पर पहुंचने के लिए। काफी ज्यादा देर की कंसंट्रेशन और मेहनत के बाद रुओचन फाइनली वॉशिंग मैरो एंड ब्रेकिंग आउट चैनल स्टेज पर पहुंच जाता है और यहीं से शुरुआत होती है येलो रियलम की। वो येलो रियलम के शुरुआती स्टेज पर पहुंच जाता है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को येलो, ब्लैक, अर्थ एंड हेवन में डिवाइड किया गया है। ये सारे स्टेज जो हैं वो येलो रियलम, ब्लैक रियलम, अर्थ रियलम एंड हेवन रियलम के इक्वल हैं। ये सभी रियलम्स जो हैं वो 7 छोटी स्टेट्स में डिवाइड की गई हैं और ये 7 स्टेजेस हैं इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज, एडवांस स्टेज, डाउन स्टेट, मीडियम स्टेट, फाइनल स्टेट और आखिर में कंप्लीशन स्टेट। मेरिडियन वो रास्ता होता है जिससे कि जेन्युइन की, जिसे कि लाइफ एनर्जी भी कहा जाता है, वो बहती है। मेरिडियन को अपनी बॉडी के अंदर बिल्डअप करने के बाद जेन्युइन क्वी को हर स्टेज में डालने के बाद तुम एक नए स्टेज पर पहुंचते रहोगे। जैसे जैसे तुम्हारा रियलम बढ़ता जाएगा तुम्हारी पावर भी ग्रेटली इंक्रीज होती रहेगी। ज्यादातर वॉरियर्स जो कि एडवांस स्टेज ऑफ येलो रियलम में होते हैं वो एक टेक्निक को कल्टीवेट करने में सक्षम होते हैं। उस टेक्निक को स्ट्रेंथ ऑफ अ बुल कहा जाता है। येलो रियलम के एडवांस स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के बाद लोग येलो रियलम के डाउन स्टेट में पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके बॉडी के अंदर 4 बुल्स की स्ट्रेंथ आ जाती है। ये 4 बुल्स की स्ट्रेंथ पिछले वाले स्टेट से 4 गुना ज्यादा होती है। साफ सीधा मतलब ये है जैसे जैसे तुम्हारा रियलम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी। रुओचन अपने हाथ की तरफ देखता है एंड कहता है अब 3 महीने के अंदर अंदर मुझे येलो रियलम के एडवांस स्टेज में पहुंच कर रहना है ताकि मैं ईयर एंड रिजल्ट में खुद को प्रूव कर सकूं। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी मॉम की शान को वापस नहीं ले आता। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है। रुओचन के मॉम उसे छुपकर देख रहे होते हैं। वो उसके कमरे के अंदर इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उसको कल्टीवेशन के समय डिस्टर्ब करे। लिन डिसाइड करती है कि वो जितना उससे हो पाए उतने बेस्ट कल्टीवेटिंग रिसोर्सेस और एनवायरनमेंट रुओचन को प्रोवाइड कर सके। लिन इस चीज को डिसाइड करने के बाद अपने कमरे की तरफ चली जाती है। 9 बार सर्कुलेशन करने के बाद लिन का जेन्युइन क्वी भी डबल हो जाता है। लिन खुद से कहता है मैं उन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि एम्परर मिंग्स एम्प्रियन में दिए गए हैं। जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो तो नेचुरली काफी ज्यादा तेज होता है लेकिन उसके बाद भी ये स्पीड मेरे लिए काफी ज्यादा स्लो है। अगर मेरे पास एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल होता तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता। एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल मेरी प्रैक्टिस को एक्सलरेट करके डबल या फिर उससे ज्यादा कर देता। एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल एक स्पाइनल होता है जिसे कि स्पिरिचुअल क्वी से बनाया जाता है। एक नेचुरल स्पिरिचुअल क्रिस्टल जो है वो या तो अर्थ के लेयर के नीचे होते हैं या फिर किसी आदमखोर बीस्ट के बॉडी के अंदर छुपे होते हैं। वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। स्पिरिचुअल क्रिस्टल को याद करके रुओचन को वो क्रिस्टल याद आता है जो कि उसे 600 साल पहले उसके डैड ने दिया था। रुओचन उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है एंड कहता है क्या ये एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल हो सकता है। अब अचानक से रुओचन का सेक्रेड मार्क और क्रिस्टल दोनों ही चमकने लगते हैं। उस स्पिरिचुअल क्रिस्टल पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए आते हैं जिन्हें कि रुओचन इजीली पढ़कर समझ जाता है। हालांकि हैरानी की बात ये होती है कि रुओचन ने वो वर्ड्स कभी नहीं देखे थे लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे समझ पा रहा था। रुओचन खुद से कहता है मेरी पिछली जिंदगी में मैंने 100 से ज्यादा बार इस व्हाइट क्रिस्टल पर अपनी जेन्युइन की को डाला था लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब इस पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं। चीजों को ढंग से समझने के बाद रुओचन को पता चलता है कि शायद ये उसके जेन्युइन क्वी के स्ट्रेंथ की वजह से नहीं उसके नेचर की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि उसके सेक्रेड मार्क का एक नेचर है और शायद जो टाइम एंड स्पेस की बात की गई है वो उसके मार्क से मिलता जुलता है। इस वर्ल्ड में नेचर में 90% ऐसे स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स होते हैं
जिनका खुद का कोई नेचर नहीं होता। हालांकि कुछ ऐसे स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स भी होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। कुछ स्पेशल एबिलिटीज वाले क्रिस्टल के एग्जाम्पल ये रहे: फ्लेम स्पिरिचुअल क्रिस्टल, आइस प्रोफाउंड स्पिरिचुअल क्रिस्टल, थंडरबोल्ट क्रिस्टल एंड द ब्लड स्पिरिट स्पिरिचुअल क्रिस्टल। ये सभी क्रिस्टल उन वॉरियर्स को मदद करते हैं जिनका सेक्रेड मार्क सेम क्वालिटी का होता है, और ये चीज उन्हें तेजी से कल्टीवेट करने में मदद करती है। रुओचन खुद से कहता है, मुझे इन स्पेशल क्रिस्टल्स के बारे में मेरी पुरानी जिंदगी में बहुत कुछ पता था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे स्पिरिचुअल क्रिस्टल के बारे में नहीं सुना जिसका नेचर टाइम एंड स्पेस हो। वैसे भी इंसान जो होते हैं वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि भगवान को भी टाइम एंड स्पेस के रूल्स को मानना पड़ता है। अब अचानक से वो टाइम एंड स्पेस स्पिरिचुअल क्रिस्टल चमकने लगता है एंड वो एक ऐसी डायमेंशन को ओपन कर देता है जो कि रुओचन को डायरेक्टली स्पेस में एक बॉक्स में बंद कर देती है। रुओचन का सर पत्थर से टकराता है, रुओचन की हालत खराब हो जाती है। वो रोते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है कि मैं यहाँ पर आने से पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया था, नहीं तो एक कमजोर सी बॉडी नीचे गिरते ही खत्म हो जाती। रुओचन के पास में एक टेबल होता है जिसके ऊपर 2 चीजें रखी होती है। रुओचन कहता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर अंदर कैसे आया। अब रुओचन की नजर उस टेबल पे पड़ती है। वो उस टेबल के पास जाता है। उस टेबल पे एक स्क्रोल एंड एक बुक रखी होती है। रुओचन पहले स्क्रोल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन ना ही वो उस स्क्रोल को उठा पाता है और ना ही उसे वो खोल पाता है। इतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी जब वो उस स्क्रोल को नहीं खोल पाता तो वो पहले बुक के अंदर देखने का डिसाइड करता है। बुक को ओपन करने के बाद रुओचन को पता चलता है कि वो बुक सेंट मोंग शूमी की कार्बन कॉपी है। सेंट मोंग शूमी जो थे वो टाइम एंड स्पेस के लास्ट ओनर थे। जो सेक्रेड मार्क रुओचन के पास है वो टाइम एंड स्पेस का सेक्रेड मार्क है एंड रुओचन के पास भी सेंट मोंग शूमी की तरह ही मार्क है। जैसा कि सेंट मोंग शूमी ने बताया है, उसके हिसाब से सिर्फ 2 लोगों को ही पुराने समय में टाइम एंड स्पेस का सेक्रेड मार्क मिला था, और अब क्योंकि रुओचन के पास भी एक सेक्रेड मार्क है तो टाइम एंड स्पेस के अब 3 ओनर हो गए। सेंट मोंग शूमी जो है उन्हें मरे हुए 100,000 साल हो चुके हैं। अब रुओचन को पता चलता है कि जिस स्पेस में वो है वो टाइम एंड स्पेस स्पिरिचुअल क्रिस्टल का इंटरनल स्पेस है, और इस जगह पर बाहर के मुकाबले टाइम जो है वो अलग चलता है। यहाँ का 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर होता है। इस बात को जानकर रुओचन खुद से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो अब दूसरों से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो सच में काफी अच्छी बात है। अब रुओचन उस बुक के पेज को पलटाता है एंड नेक्स्ट पेज पे उसे येलो रियलम के डाउन स्टेज के टाइम एंड स्पेस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ लिखा होता है। रुओचन डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी येलो रियलम के डाउन स्टेज पे पहुंचेगा ताकि वो भी पता कर सके कि यहाँ पर टाइम एंड स्पेस को प्रैक्टिस करने के बारे में क्या लिखा हुआ है। रुओचन का पेट अब गुड़गुड़ाने लगता है, रुओचन को भूख लगने लगती है, लेकिन जाने से पहले रुओचन खुद से कहता है, टाइम एंड स्पेस स्पिरिचुअल क्रिस्टल की मदद से मैं 3 महीनों के अंदर अंदर एडवांस स्टेज ऑफ येलो रियलम पे पहुंच सकता हूँ, लेकिन अभी इस चीज की मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। अब रुओचन उस इंटरनल स्पेस से निकलकर अपने घर पे पहुंचता है। घर पे जाकर वो खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए वो खुद से कहता है, वॉरियर बनने के बाद नॉर्मल डाइट जो है वो मेरे लिए काफी नहीं रहेगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब तभी लिन रुओचन से कहती है, अब क्योंकि तुमने सेक्रेड मार्क अनलॉक कर लिया है तो तुम्हें नॉर्मल खाना खाने की कोई जरूरत नहीं। लिन रुओचन को 10 ब्लड पिल्स देती है एंड उसे कहती है, अभी के लिए तुम ये ले लो, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए होगा तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए किसी चीज का इंतजाम कर दूंगी। रुओचन ब्लड पिल्स को देखकर कहता है, लेकिन मॉम ये तो काफी ज्यादा महंगे हैं। सिर्फ एक ब्लड पिल की कीमत जो है वो 5 सिल्वर कॉइन्स है और आप मेरे लिए 10 ब्लड पिल्स को लेकर आई हैं, यानी कि 50 सिल्वर कॉइन्स। आखिर आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। अब तभी यूने रुओचन से कहती है, आपकी मॉम ने उनकी फेवरेट गोल्ड हेयर पिन जो है उसे 10 ब्लड पिल्स के लिए मार्केट में बेच दिया। लिन को ये बात जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यूनर ने रुओचन को सच बता दिया है। अब तभी लिन रुओचन से कहती है, रुओचन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम एक रियल वॉरियर हो तब तक मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी, और चाहे इसके लिए मुझे अपनी ज्वेलरी भी क्यों ना बेचनी पड़े। इस चीज को सुनकर रुओचन इमोशनल हो जाता है एंड वो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं रियल वॉरियर बनने के लिए अपना बेस्ट दूंगा और आपको बचाऊंगा। रुओचन अपने मन के अंदर कहता है, मैं भी मॉम को नहीं बता सकता कि मैं ऑलरेडी एक रियल वॉरियर बन चुका हूँ, मैं इतनी ज्यादा तेजी से इम्प्रूव किया हूँ, तो अगर किसी भी प्रिंस या क्वीन को पता चल गया तो वो हमारे लिए मुसीबत जरूर खड़ी करेंगे। मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे अभी भी ताकतवर बनना है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट में आप लोग लिख तो देते हो 3, 4, 5, 6 एपिसोड्स, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ मेरी बॉडी के अंदर है मैं इतना नहीं कर सकता हूँ एक दिन के अंदर। सो हाँ, आई होप तुम समझ पाओ, जो जितना कर सकता है वो उतना ही कर सकता है।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। मैं मिलता हूँ आप लोग कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने एंड अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं, एंड हाँ, माता नहीं का मतलब सी यू लेटर होता है।